ओके, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला स्टार्ट करेंगे हम। थोड़े से कुछ बेसिक्स देखते हैं, छोटे छोटे से। कोई भी क्वांटिटी ए अपॉन बी अगर इंफिनिटी की तरफ टेंड करती है, इक्वेट नहीं करते अपन कभी भी इक्विटी इंफिनिटी से, हम टेंड करवाते हैं। ठीक है, बिकॉज हमें इंफिनिटी का वैल्यू पता नहीं है कि क्या होता है। तो कोई भी क्वांटिटी इंफिनिटी की तरफ टेंड करती है, इसका मतलब क्या होता है? जो डिनोमिनेटर होगा वो बहुत छोटा होगा। यार जितना बड़ा आंसर होगा उतना ही छोटा डिनोमिनेटर होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। इसका मतलब ये जो बी होगा वो लगभग लगभग जीरो के ही बराबर होगा, नॉट एग्जैक्टली जीरो। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली जीरो होता होता नॉट डिफाइंड होती, अप्रोक्सीमेट जीरो होगा, है ना, बट वेरी वेरी क्लोज टू जीरो। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात, असिम्प्टोट्स का मतलब आपको पता है कि क्या होता है? असिम्प्टोट का मतलब होता है टेंजेंट्स एट इंफिनिटी। क्या होता है? टेंजेंट्स एट इंफिनिटी। अब इसका मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है, समझते? ठीक है, मैं आपको सिंपल सा टैन का कर्व बना के बताता हूं। ये है टैन एक्स का ग्राफ। टैन एक्स के ग्राफ में क्या होता है कि एक ब्रांच ऐसे आती है और ऐसे चले जाती है, और यहां पर एक लाइन होती थी, डॉटेड लाइन। ये कौन सी लाइन होती थी? एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। अच्छा, टैन ऑफ 90 डिग्री क्या होता था बताइए मुझे? टैन ऑफ 90 डिग्री वॉज नॉट डिफाइंड। समझे? अच्छा, तो 90 डिग्री पर देखो टैन का एक्चुअल में कुछ वैल्यू नहीं आ रहा है, यहाँ पे हल्का सा गैप है। ठीक है, मतलब आप जितना ऊपर चलते चले जाओगे वो गैप कभी फिल नहीं होगा, बट शायद शायद वो गैप इंफिनिटी पे जाके फिल हो जाएगा। मतलब ऐसा मानना है लोगों का कि ऊपर इंफिनिटी पे जाके जब ये ग्राफ ऊपर आकाश लोक पे चला जाएगा तो शायद ग्राफ जो है वो इस लाइन को, इस डॉटेड लाइन को टच कर पाएगा। ठीक है, अगर टच कर दिया तो वो लाइन टेंजेंट होगी, लेकिन टच कहां किया? इंफिनिटी पे। तो ऐसी लाइन जो कि ग्राफ को इंफिनिटी पर टच करे, ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट्स एट इंफिनिटी। और इनके लिए एक नया टर्म बना दिया गया है, असिम्प्टोट्स। असिम्प्टोट्स मतलब क्या हो गया? सिंपली टेंजेंट्स एट इंफिनिटी। अच्छा, तो असिम्प्टोट्स बेसिकली कर्व को टच नहीं करते, टच करने की कोशिश करते हैं बस। ठीक है, और ऐसा बस माना जाता है कि इंफिनिटी पे शायद टच कर देते होंगे। माना क्यों जाता है? क्योंकि इंफिनिटी हमने अभी तक देखा नहीं है, किसी ने नहीं देखा है। तो हमको बस पता नहीं है, हम बस सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है कि इतना ऊपर जाके मे बी वो टच कर देते होंगे। तो हाइपरबोला पे भी हमको असिम्प्टोट्स पढ़ना है, हाइपरबोला पे भी असिम्प्टोट्स होते हैं। ठीक है, देखते हैं हाइपरबोला के असिम्प्टोट्स किस तरह से होते हैं। सबसे पहले अपन समझेंगे हाइपरबोला के असिम्प्टोट्स, दैट इज असिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला। उसके बाद हम लोग समझेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो आज मैं पहले से आपको थोड़ा सा वार्निंग दे दे रहा हूँ, आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, बिल्कुल थोड़ा सा, है ना, क्योंकि इट इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, रेगुलर टेंजेंट नॉर्मल नहीं लिख रहे हैं हम लोग। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला चालू करने से पहले आपको असिम्प्टोट्स आना चाहिए, और एक बार असिम्प्टोट समझ में आ गया तो फिर आप बहुत सारी चीज समझ सकते हो। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के भी दो वर्जन्स होते हैं, हम लोग दोनों वर्जन्स की बात करेंगे बारी बारी से। तो टाइटल लिखेंगे असिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला। असिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला, असिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, सबसे पहली बात तो हम समझते हैं कि असिम्प्टोट्स होता क्या है, डेफिनेशन लिख लेते हैं। अभी अभी जो मैंने आपको बताया उसको हम अंग्रेजी में लिख लेंगे। असिम्प्टोट्स आर नथिंग बट टेंजेंट्स टू द कर्व एट इंफिनिटी। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ टेंजेंट्स एट इंफिनिटी, या टेंजेंट एट इंफिनिटी, है ना, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं इसलिए अपन ने प्लूरल लिखा है। ठीक है, ड्रॉ करके देखते हैं और फील करते हैं कि यार हाइपरबोला में असिम्प्टोट्स कैसे दिखते होंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपके सामने एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला लिखता हूँ। स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन में क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। ए और बी में से कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, उससे में फर्क नहीं होता है। हम बस ये देखेंगे प्लस साइन एक्स के पास है, दैट इज वाई द हाइपरबोला इज हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला मैंने ड्रॉ कर दिया, ये रहा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। अब इस हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला को अपन ऐसे पहले ड्रॉ कर देते, ये ड्रॉ कर दिया। अब इस पर मैं ना टेंजेंट्स बनाना चाहता हूँ, और ऐसे टेंजेंट्स जो कि इसको इन्फिनिटी पर टच करेंगे। ठीक है, तो वैसे टेंजेंट्स पता है कैसे दिखते हैं? इस तरह से दिखेंगे, कुछ कुछ इस तरह से। ये देखिए एक ऐसी लाइन जो कि इस हाइपरबोला को इन्फिनिटी पर टच करेगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा शेप चेंज कर दूंगा, और इसको थोड़ा सा पीछे खींचेंगे तो ऑब्वियसली अगर इन्फिनिटी पे इधर टच कर रही है
तो ये तो पूरा मिरर इमेज है, तो जो इधर हो रहा होगा वो तो इधर भी हो रहा होगा। ठीक है, तो हमको थोड़ा सा फील हो रहा होगा कि ये जो हाइपरबोला है इट इज टचिंग दिस ब्लू कलर वाली लाइन एट इंफिनिटी। ठीक है, यहां पर तो टच नहीं कर रहा, आगे जाके कहीं शायद टच कर देगा। तो इस लाइन को अपन क्या कहेंगे, असिम्प्टोट। समझ में आ रहा है? अच्छा, असिम्प्टोट ओरिजिन से ही क्यों पास करेगी? मैंने डायरेक्टली ओरिजिन से क्यों बना दिया, कहीं और से भी पास करा सकता था। उसका सिंपल सा रीजन है, सिंस द ग्राफ ऑफ हाइपरबोला इज सिमेट्रिक, है ना, तो ऐसी लाइन ना बीचों बीच से ही गुजरनी चाहिए। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक रीजन हमें ऐसा फील आ रहा है कि बीचों बीच से ही गुजरना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। थोड़ा सा आप इसको ऊपर करोगे ना तो वो लाइन जो है वो टेंजेंट ही नहीं रहेगी, वो फिर कट कर जाएगी, सीकेंट हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैंने यहां पर असिम्प्टोट बना दिया है ऐसा, तो एक और असिम्प्टोट पॉसिबल है, सोचिए इसी का जस्ट सिमेट्रिक वर्जन, समथिंग लाइक दिस। ये हो गया असिम्प्टोट। ठीक है, तो मैंने आपके सामने कितने असिम्प्टोट बना दिए इस हाइपरबोला पे, दो। असिम्प्टोट सुन के अगर हमको फड़फड़ाहट होती तो कुछ नहीं, आपको बोलना है टेंजेंट। कहां पर टेंजेंट, इन्फिनिटी पर। मतलब हो क्या रहा है, ये जो हाइपरबोला का ग्राफ है ना, ये हाइपरबोला का ग्राफ ऊपर चलता चला जाएगा। पहली बात तो ये रुकेगा नहीं, आप समझो इस चीज को, ये ब्रांच जो है दिस इज नेवर एंडिंग। ये ब्रांच ऊपर ऐसे आकाश लोक तक चलती चली जाएगी, नीचे पाताल लोक तक चलती चली जाएगी, कभी खत्म नहीं होने वाली। ये ऊपर बहुत ऊपर चली जाएगी, और उसी के साथ साथ टेंजेंट उसका पीछा करते रह जाएगा। टेंजेंट सोचेगा कि जहां जहां ये जा रहा है मैं भी वहीं वहीं जाता हूँ और इसको टच करने की कोशिश करता हूँ, है ना। अब वो इन्फिनिटी पर ही जाके टच करेगा। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये टेंजेंट जो है इस हाइपरबोला को इन्फिनिटी पर टच कर रहा है ना, अगर मैंने ऐसे बोला, तो आप मुझे ये बताएंगे कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या आएगा। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के, पहली बात तो पॉइंट है, पॉइंट के क्या क्या कोऑर्डिनेट होते हैं, दो कोऑर्डिनेट है, दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। तो अगर ये पॉइंट या फिर ये लाइन हाइपरबोला को इंफिनिटी पर टच कर रही है, मान लेते हैं ये देखो इंफिनिटी पे जाके टच कर दिया, तो ये वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या हम फील कर सकते हैं? बताइए मुझे। इंफिनिटी कॉमा इंफिनिटी, अगर आप फील कर पा रहे हो तो देखो ना, ये इतनी दूर निकल गए हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट भी बहुत दूर निकल गया होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी बहुत दूर निकल गया होगा। समझ रहे हो? अच्छा, तो ये पॉइंट इंफिनिटी कॉमा इंफिनिटी टाइप का होना चाहिए। सही बात है। अच्छा, तो इस आइडिया के दम पे हम लोग असिम्प्टोट की इक्वेशन निकाल लेंगे, चलेगा? अच्छा, तो दिस इज द टेंजेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है बोल के बताइए मुझे। इंफिनिटी कॉमा इंफिनिटी। और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ टेंजेंसी असल में होता क्या है हाइपरबोला का, याद करो, हमने तो रट रखा है, माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई सी। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी कॉमा बी स्क्वायर बाई सी का नेगेटिव, दोनों में माइनस आता है, सही है। अच्छा, और ये पॉइंट भी इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है, मतलब दोनों को इंफिनिटी से इक्वेट करके देख लेते हैं अपन, कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। उस रिजल्ट की मदद से क्या पता हम इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो टेंजेंट दिख रहा है आपको, ये जो असिम्प्टोट दिख रहा है, क्या ये ओरिजिन से पास कर रहा है? हाँ, अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो इसकी इक्वेशन किस टाइप की होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की होगी। मतलब आपको बस m निकालना है, आपको m निकालना है इस लाइन का। इस लाइन का अगर स्लोप निकाल दिया तो हमको असिम्प्टोट नंबर 1 मिल जाएगा, असिम्प्टोट नंबर 2 भी मिल जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या है, इक्वेशन निकालना। इक्वेशन निकालने के लिए हमारा टारगेट क्या है, स्लोप निकालना। ठीक है, सबको समझ में आ गया, सिर्फ स्लोप निकालना है, लाइन का कोई इंटरसेप्ट होगा ही नहीं, तो हम हमारा टेंशन कम हो गया ना। तो हम लाइन का स्लोप निकालेंगे। अब देखिए, लाइन का स्लोप निकालने के लिए व्हाट आई विल डू, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट असल में है क्या, इंफिनिटी कॉमा इंफिनिटी। तो मैं पहला वाला या दूसरा वाला दोनों को इंफिनिटी से इक्वेट करूंगा। तो पहला पॉइंट क्या है, माइनस ए स्क्वायर एम बाय सी, दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। अभी अभी मैंने आपको समझाया था, कोई भी क्वांटिटी अगर इंफिनिटी की तरफ टेंड करती है इसका मतलब उसका डिनोमिनेटर जीरो होगा या जीरो से बहुत नजदीक होगा, एग्जैक्ट जीरो नहीं। एग्जैक्ट जीरो मतलब पाप होता है मैथमेटिक्स में, है ना। इट्स अ सिन, नॉट डिफाइंड, किसी को नहीं पता है क्या होता है। ठीक है, भगवान को भी नहीं पता है अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो क्या करना उसके बाद, लेकिन डिनोमिनेटर अगर अप्रोक्सीमेट जीरो आ जाए तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, तो अगर आंसर इन्फिनिटी आ रहा है तो डिनोमिनेटर क्या रहा होगा, अप्रोक्सीमेट जीरो, दैट मींस सी मस्ट हैव बीन वेरी वेरी क्लोज टू जीरो। कैन आई से कि कांस्टेंट जीरो होगा लाइन का? बिल्कुल। अच्छा, सेम रिजल्ट आपका इससे भी आएगा। अगर आप वो चीज करते ना, माइनस बी स्क्वायर बाय सी टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, तो उस केस में भी सी का वैल्यू क्या आता, जीरो आता। अच्छा, मतलब हमको ये समझ में आया है कि ये जो लाइन है इसका कांस्टेंट क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। तो यहां से भी प्रूफ हो जाता है किसी भी लाइन का कांस्टेंट या वाई इंटरसेप्ट, सुनो ध्यान से, किसी भी लाइन का वाई इंटरसेप्ट जीरो कब होता है, जब वो ओरिजिन से पास करे। तो ये प्रूफ हो गया ना कि लाइन तो ओरिजिन से ही पास करेगी। पहले हम फील कर रहे थे सिमेट्रिसिटी होना चाहिए, नाउ वी हैव प्रूवन इट मैथमेटिकली, कांस्टेंट जीरो होना चाहिए।
अच्छा, किस लाइन का कांस्टेंट जीरो होना चाहिए? इस लाइन का। ये लाइन है क्या? टेंजेंट। किस पर टेंजेंट है? हाइपरबोला पे। क्या आपको हाइपरबोला के टेंजेंट की इक्वेशन याद है? स्लोप फॉर्म में सबको याद होगी। बताइए, हाइपरबोला का टेंजेंट जो होता था वो क्या होता था? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस क्या आएगा? ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला। ठीक है, अच्छा, और ये वाला जो टेंजेंट है ना, या फिर ये वाला जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन मैंने लिख दी यहाँ पे, जनरल इक्वेशन। और हमें पता है कि अगर इसको वाकई में असिम्प्टोट होना है तो इसका वाई इंटरसेप्ट क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट क्या है? ये वाला आइटम। समझे क्या? एम एक्स के बाद जो भी होता है वो कांस्टेंट होता है। और ये वाला वाई इंटरसेप्ट किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर। ये जीरो के बराबर मतलब अंडर रूट के अंदर वाला मसाला जीरो के बराबर। और अंडर रूट के अंदर वाला मसाला क्या है बताइए? ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जीरो होना चाहिए। अब इससे क्या होगा ना, मेरे को एम मिल जाएगा। चेक करो, एम स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलकर बताएंगे? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहां से एम का एक वैल्यू आएगा या दो वैल्यू आएगा? दो वैल्यू आएगा। एक आएगा बी बाय ए, एक आएगा माइनस बी बाय ए। तो एम का वैल्यू होगा प्लस बी बाय ए या फिर माइनस बी बाय ए। और दो आना भी चाहिए था, क्योंकि हमको दिख रहा है ना दो असिम्प्टोट्स पॉसिबल होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी। ठीक है, तो हमें एम का वैल्यू मिल गया और वही मेरा टारगेट था। सोचो ना, एक लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है उसकी इक्वेशन कैसी होती है? वाई बराबर एम एक्स। ठीक है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ, तुम कहाँ देखते हो यार? किसके बारे में सोच रहे हो? बताओ, कुछ दुख है तुम्हारी जिंदगी में? यहाँ क्यों देख रहे हो तुम? इधर देखो। तो हमें क्या करना था? लाइन का बस स्लोप निकालना था। लाइन का स्लोप निकालते इक्वेशन आ गई। तो बताइए, असिम्प्टोट नंबर वन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? y बराबर एम एक्स, मतलब y बराबर b बाय ए इंटू एक्स। सही लिखा है मैंने? अच्छा, असिम्प्टोट नंबर टू की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल्स टू माइनस बी बाय एक्स। क्या मेरे पास दोनों असिम्प्टोट की इक्वेशन आ गई? बिल्कुल आ गई। यहां तक लिखेंगे, इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब इसको अपन यूज करेंगे और असिम्प्टोट की मदद से धीरे धीरे विल अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसकी मदद से फिर मैं आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर एक दो स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ मैं। ये हाइपरबोला की इक्वेशन तो हमें पता ही है, ऑब्वियसली आपने लिख लिया होगा। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं अपन असिम्प्टोट्स। असिम्प्टोट्स टच द कर्व एट इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, या असिम्प्टोट्स टच दिस कर्व एट इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी। हर कर्व के लिए अलग अलग हो सकता है ना। देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इन्फिनिटी से इक्वेट नहीं करा, टेंड करवाया। कभी भी आप इन्फिनिटी से इक्वेट नहीं कराएंगे, वो भी एक पाप होता है। आपने इक्वल टू इन्फिनिटी लिख दिया, इसका मतलब आप अपने आप को भगवान से ऊपर मान रहे हो कि मुझे तो इन्फिनिटी पता है क्या है। ठीक है, इन्फिनिटी हमें पता ही नहीं है क्या होता है। तो आपको हमेशा टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखना है। आगे बढ़ा जाए।
तो हमारे पास दोनों असिम्प्टोट्स की इक्वेशन आ गई है। अच्छा, अच्छा, ये जो इक्वेशन लिखी है पहली वाली, क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ध्यान से देखिएगा प्लीज। देखो इधर x बाय ए, तुम देख नहीं रहे हो, इधर देखो, x बाय ए इक्वल्स टू y बाय बी, ऐसे लिख सकते हैं। फिर तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x अपॉन ए माइनस y अपॉन बी इक्वल्स टू जीरो। सेम इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है ना? ठीक है। अच्छा, यहां पर भी हम लोग सेम चीज कर सकते हैं, x के नीचे a रहने देते, b को इधर पहुंचा देते। तो क्या आ जाएगा? x अपॉन ए, ऑब्वियसली विद नेगेटिव साइन, y अपॉन बी विद एन, इधर आ जाएगा नेगेटिव साइन, मान लो कहीं पे भी लगा दो, फर्क क्या पड़ता है। अब ये माइनस वाला टर्म आप एलएचएस में ले आओगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास सेकंड असिम्प्टोट की इक्वेशन क्या आ रही? सेम उसी के जैसी, बस बीच में माइनस साइन आ गया। ठीक है। फिर क्या हुआ ना, जब मैथमेटिशियंस ये चीज डिराइव कर रहे थे तो उनके मन में चुल आई, उन्होंने बोला कि ये काम करते हैं ना, असिम्प्टोट की अलग अलग इक्वेशन निकाली, हम कंबाइंड इक्वेशन निकालते हैं। क्या करते हैं? कंबाइंड इक्वेशन निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि कभी भी जीवन में आपको ए प्लस बी दिखे और उसके साथ साथ ए माइनस बी दिखे तो क्या करने का मन होता है? दोनों को मल्टीप्लाई करने का मन होता है, ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ खूबसूरत जनरेट हो। तो उन्होंने भी सोचा कि यहाँ पे समथिंग प्लस समथिंग और वही समथिंग माइनस समथिंग बन रहा है, तो उन्होंने बोला मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो उन्होंने मल्टीप्लाई किया। जब उन्होंने मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली आप अगर दो लाइंस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? उनकी कंबाइंड इक्वेशन। तो उन्होंने बोला कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दीज असिम्प्टोट्स निकाल कर देखते हैं। तो ऑफ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दीज असिम्प्टोट्स, ठीक है। तो असिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे अगर, तो क्या आ जाएगा? दिस इंटू दिस इक्वल्स टू जीरो। क्या मैं लिख दूं यहाँ पे एक्स प्लस ए प्लस एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इंटू एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू जीरो। नजर हटनी नहीं चाहिए ना, एकदम से टॉपिक बहुत मुश्किल हो जाएगा वरना। ठीक है। अच्छा, तो हमने कंबाइंड इक्वेशन ऐसे निकाली, इसको और मल्टीप्लाई करते। जैसे ही हमने मल्टीप्लाई करा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आरएचएस में क्या है? जीरो। फिर उन्होंने नोटिस करा कि यार एक मिनट एक मिनट एक मिनट, असिम्प्टोट की जो कंबाइंड इक्वेशन आ रही है वो हाइपरबोला की इक्वेशन से रिजेंबल कर रही है। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। और असिम्प्टोट्स की इक्वेशन क्या आई? सेम चीज, बस आरएचएस में क्या हो जा रहा है? जीरो। तो यहां से उन्होंने एक रिजल्ट निकाला कि द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ देयर असिम्प्टोट्स डिफर बाय जस्ट अ कांस्टेंट। अगर हाइपरबोला में कांस्टेंट वन है तो वो कांस्टेंट को हटा के बस जीरो लिखना है, तो आपके पास कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट आ जाएगी। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसको अपन लिखेंगे। लिखिए मेरे साथ साथ, ये लिखिए पहले जो भी सामने लिखा है। तो यहाँ पे अपन स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं, दस द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, दस द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड एंड देयर कंबाइंड असिम्प्टोट्स, देयर कंबाइंड असिम्प्टोट्स डिफर बाय जस्ट अ कांस्टेंट। ठीक है, डिफर बाय जस्ट अ कांस्टेंट। ठीक है, मतलब आपको करना क्या है, हाइपरबोला की इक्वेशन में जो आरएचएस में कांस्टेंट है उसको जीरो से रिप्लेस कर देना है। तो अगर मैं ये चीज मिटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये फिगर नहीं मिटाना चाह रहा हूँ मैं, इसको अपन यूज कर सकते हैं बाद में। तो अगर मैं आपको ये कहता हूं कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, क्या ये वैलिड हाइपरबोला है? यस, इट्स अ हाइपरबोला।
तो इसका असिम्प्टोट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट। तो कंबाइंड असिम्प्टोट्स अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, कंबाइंड असिम्प्टोट्स लिखता हूं मैं, तो कंबाइंड असिम्प्टोट्स क्या आ जाएंगे बताइए, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अच्छा एक बात और बताना मुझे, अगर मैंने आपके सामने हाइपरबोला 1 लिखा और हाइपरबोला 2 भी लिख देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू, लेट से मैं यहाँ 2 लिख देता हूं। पहली बात तो, क्या आरएचएस में 2 लिखने से ये अभी भी हाइपरबोला ही रहेगा? यस, बिल्कुल, हुआ कुछ नहीं, ये 2 को आप नीचे पहुंचा दो, ये 2 को नीचे पहुंचा दोगे तो बनेगा क्या अल्टीमेटली आरएचएस में 1। मतलब ये है कि अगर मैंने हाइपरबोला की इक्वेशन किसी दिन इस तरह से लिख दी, तो भी उसका असिम्प्टोट, क्या आएगा, सेम। इस इक्वेशन में जो आरएचएस में कांस्टेंट है, बस उसको जीरो से इक्वेट करना रहेगा आपको, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं नहीं सर, एक काम ऐसा करो, आप ये 2 को नीचे ले जाओ, 2a² 2b² लिखो, फिर यहाँ पे 1 बनेगा, फिर वो 1 की जगह आप जीरो डालिए, तब असिम्प्टोट आएगा। अरे भाई, आपने अगर आरएचएस में उस समय जीरो लिखा होगा, फिर से ये 2 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब मैं आपको पहले कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट लिखवा देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपका डाउट जो आएगा वो क्या आएगा। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट क्या आ जाएगी बताइए मुझे, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर जीरो। बस ये कांस्टेंट जो है उसको जीरो से इक्वेट करना है। आपका डाउट ये हो सकता था कि सर यहाँ पे पहले आप 2 को हटा के 1 लिखो ऐसे, फिर ये 1 को हटा के 0 लिखो और यहाँ पे 2 रहने दो। फर्क क्या पड़ा, ये 2 वापस से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हटा सकते हो ना, तो ये 2 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें एक चीज समझ में आई है कि आरएचएस में आप कोई भी नंबर लिखो, रहेगा तो वो हाइपरबोला ही, और उसका असिम्प्टोट वही आएगा जो पिछले हाइपरबोला का आ रहा था। मतलब इस टाइप के मैं कितने हाइपरबोला लिख सकता हूँ इस जीवन में, बहुत सारे, इनफाइनाइट। वो सारे हाइपरबोलास के क्या असिम्प्टोट सेम आ रहे हैं? यस, आप चेक कर लो, इसका भी जो असिम्प्टोट आ रहा है वही आ रहा है। क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। मतलब मैं इन जनरल ऐसा बोल सकता हूँ कि इसमें अगर आरएचएस में के डाल दिया तो सबके असिम्प्टोट सेम आएंगे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि, लिखो पहले यहाँ तक, फिर अपन एक स्टेटमेंट लिखेंगे, लेकिन वो जब लिखेंगे ना तब मेरे को आपको उसी समय समझाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो ऐसा लिख देना, एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा। तो अब हम जो लिखने वाले हैं वो ये लिखने वाले हैं कि इस टाइप का हाइपरबोला जो रहेगा, फॉर अ गिवन हाइपरबोला, फॉर अ गिवन हाइपरबोला ऑफ द टाइप, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू के, है ना। इस टाइप का जो भी हाइपरबोला होगा, अगर आरएचएस में के डाल दिया, तो उन सबका असिम्प्टोट एक ही आएगा। सोच कर देखो, चाहे आप आरएचएस में 1 डाल दो, असिम्प्टोट यही आना है। आरएचएस में 2 डाल दो, असिम्प्टोट फिर से सेम आना है। आरएचएस में 3 डाल दो, असिम्प्टोट फिर से यही आना है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इस टाइप का जो हाइपरबोला होगा, दे विल ऑल हैव सेम असिम्प्टोट। ठीक है, इस बात को बस अंग्रेजी में लिखना है, फिर इसको अपन उल्टा समझेंगे, और जैसे ही अपन उल्टा समझेंगे उसके बाद से आपका नया कॉन्सेप्ट चालू हो जाएगा। फॉर अ गिवन हाइपरबोला ऑफ द टाइप दिस, ठीक है, आगे लिखिए। we will always get we will always get unique pair of asymptotes, we will always get same, और सेम के ब्रैकेट में यूनिक लिख दो, सेम या यूनिक पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स। ठीक है, उस चीज को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं। देखो, यस, हर कोई ध्यान से देखेगा।
ये रहा मेरे पास हाइपरबोला नंबर 1। ठीक है, मान ले, अरे यार ये तो पैराबोला बना दिया मैंने। ये रहा हाइपरबोला 1। ठीक है, इस हाइपरबोला का असिम्प्टोट, एक और हाइपरबोला बना देता हूँ जिसमें आरएचएस में 2 लिख दिया हो। ठीक है, तो 2 वाला जो हाइपरबोला होगा वो, अब मैं एग्जैक्टली नहीं पता मुझे वो कैसा बनेगा, बट कुछ ऐसा बना दिया है ना, समथिंग लाइक दिस। 3 वाला हाइपरबोला ऐसा बन गया। ठीक है, इन सारे हाइपरबोला के जो असिम्प्टोट होंगे ना, वो ये सेम लाइन होगी। ठीक है, ये सारे के सारे हाइपरबोलास के सेम असिम्प्टोट होंगे। मतलब अगर आपको मैं बोल दूं कि हाइपरबोला की इक्वेशन ये है, 1 वाली, 2 वाली, 3 वाली, तो आप क्या बोलोगे? सबके सेम असिम्प्टोट। अब इस बात को अगर अपन उल्टा करते, मैं आपको बोलता हूं कि असिम्प्टोट की इक्वेशन है ये, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने अगर आपको हाइपरबोला दिया तो क्या आप असिम्प्टोट बना पाओगे? बिल्कुल बना पाएंगे, 0 लगा देना है बस। लेकिन अगर मैंने आपको असिम्प्टोट दिया तो क्या आप मुझे यूनिकली डिफाइन करके बता पाओगे कि हाइपरबोला कौन सा होगा? अगर यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया है और बोला कि ये इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट है, बताइए इस असिम्प्टोट का कौन सा हाइपरबोला होगा? नहीं बता पाओगे ना, क्योंकि इस असिम्प्टोट के इनफाइनाइट हाइपरबोला है। इस असिम्प्टोट के लिए ये वाला भी एक हाइपरबोला एग्जिस्ट करता है, ये वाला हाइपरबोला भी एग्जिस्ट करता है, ये वाला हाइपरबोला भी एग्जिस्ट करता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, फॉर दिस asymptote we can have infinite hyperbolas, but for this hyperbola के वाला जो हाइपरबोला है उसके लिए अपने को यूनिक असिम्प्टोट ही मिलेंगे। ठीक है, अच्छा इस बात को अपन पहले लिखते हैं, फिर और डिटेल में समझेंगे। लिखो, बट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स, बट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स for a given pair of asymptotes, we can have, या we will have infinite hyperbolas with same center and eccentricities. We will have infinite hyperbolas with same center, सबका सेंटर वही होगा ओरिजिन, और सबकी इसेंट्रिसिटी भी सेम होगी अगर आप ध्यान से सोचोगे तो, एंड इसेंट्रिसिटीज। ठीक है, यस। अब इसको समराइज करते हैं अपन। ठीक है, जो जो अपन ने पढ़ा उसको समराइज किया जाए। सबसे पहले हुआ क्या, मैंने इस क्लास में अभिषेक से पूछा कि यार अभिषेक, ये रहा हाइपरबोला की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, या चलो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये है हाइपरबोला की इक्वेशन। अब बताओ इसका पेयर ऑफ असिम्प्टोट क्या होगा? तो अभिषेक ने बोला कि सर सिंपल है, यहाँ पे आप ए स्क्वायर की जगह, सॉरी 1 की जगह आप 0 डाल दो, आपके पास पेयर ऑफ असिम्प्टोट आ जाएंगे। बिल्कुल सही है ना? फिर मैंने दोबारा उससे सेम सवाल बोला कि यार एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस, नॉट प्लस, माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 कर देंगे, तो इसका असिम्प्टोट क्या आएगा? उसने बोला कि सर अभी अभी आपने पढ़ाया है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप क्या करो बस 2 की जगह 0 डाल दो। ठीक है, फिर मैंने बोला कि अगर मैंने आरएचएस में 3 कर दिया तो आप क्या करोगे? असिम्प्टोट की इक्वेशन निकाल पाओगे क्या? ध्यान से सुनना है ना, रिपीटेड स्टोरी है, लेकिन इसको अभी मैं तुरंत तुरंत रिवर्स करने वाला हूँ। तो उन्होंने बोला कि यार एक काम करो सर, फिर से 0 लगा दो, मतलब आप कितने बार भी यहाँ पे कांस्टेंट चेंज करते जाओ असिम्प्टोट तो नहीं बदलेगा। फिर मैंने बोला कि अच्छा ऐसा है क्या? मतलब क्या होता है, हाइपरबोला की इक्वेशन में जो कांस्टेंट होता है वही चीज असिम्प्टोट की इक्वेशन में 0 होती है। अच्छा, फिर मैंने बोला कि आपको अगर मैं उल्टा पूछता हूँ, ठीक है, अब मैंने रात से बोला कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये है पेयर ऑफ असिम्प्टोट, बताओ इस असिम्प्टोट का हाइपरबोला क्या होगा? तो राज ने बोला कि सर ये 0 की जगह कोई भी कांस्टेंट लगा दो। सही बात है ना, कि सर आप 0 की जगह अगर 1 लिख दोगे, एक्स स्क्वायर बाय वाई, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इस असिम्प्टोट के लिए ये एक हाइपरबोला है। ठीक है, लेकिन फिर यादवेंद्र बोला कि नहीं नहीं सर, आप अगर 2 लिख दोगे तो भी आपको सेम असिम्प्टोट के लिए एक और करस्पॉन्डिंग हाइपरबोला मिल सकता है।
दिख रहा है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ये हाइपरबोला का भी यही असिम्प्टोट है, तो इस असिम्प्टोट का भी ये हाइपरबोला होना चाहिए। ठीक है, फिर एकदम से नींद से जाग के विनीत आया। विनीत ने बोला कि नहीं नहीं सर, आप अगर 3 लगा दोगे, आप अगर 3 लगा दोगे तो एक और हाइपरबोला बन जाएगा जो कि इस असिम्प्टोट का कोरस्पॉन्डिंग हाइपरबोला होगा। ठीक है, फिर क्लास में लड़ाई होगी। उन्होंने बोला सर ऐसे तो आप इस असिम्प्टोट के लिए इनफाइनाइट हाइपरबोला लिख सकते हो। ये तो वो वाली बात हो गई कि एक पेयर ऑफ असिम्प्टोट कितने सारे हाइपरबोलास को करस्पॉन्ड कर सकते हैं, अनगिनत, इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन एक हाइपरबोला, एक हाइपरबोला के लिए यूनिक ही असिम्प्टोट बनेगा। ठीक है, तो रिवर्स स्टोरी भी अपने को समझ में आनी चाहिए। अच्छा, यहां तक अपन ने लिख लिया है। अब अपन प्रॉपर्टीज ऑफ असिम्प्टोट पढ़ते हैं। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन असिम्प्टोट पे नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, है ना। और अभी तक अपन ने जो पढ़ा है वो बस एक बिगिनिंग है ना। इसमें बहुत डिटेल में अपन नहीं घुसने वाले। ओके, लिखे प्रॉपर्टीज ऑफ असिम्प्टोट्स। अच्छा, अभी तक अपन ने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला स्टार्ट नहीं करा है ना, तो करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि असिम्प्टोट्स आपको पूरी अच्छे तरीके से आनी चाहिए। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ असिम्प्टोट्स। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज ऑफ असिम्प्टोट्स। यस, तो असिम्प्टोट की टोटल कितनी प्रॉपर्टीज है, एक दो तीन, तीन है बस। ठीक है, तीन प्रॉपर्टीज है टोटल, तीनों बड़ी बड़ी है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे एंगल बिटवीन दी असिम्प्टोट्स। ये देखो, ये वाला जो असिम्प्टोट है इसकी इक्वेशन क्या है, y बराबर b बाय ए एक्स, समझ में आ रहा है। और इस असिम्प्टोट की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू माइनस बी बाय एक्स। आपको क्या करना है, इन दोनों असिम्प्टोट्स के बीच का एंगल निकालना है। क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, लिखिए एंगल बिटवीन टू असिम्प्टोट्स फॉर अ हाइपरबोला। एंगल बिटवीन टू असिम्प्टोट्स फॉर अ हाइपरबोला। और हाइपरबोला कौन सा है, हाइपरबोला है, यहाँ पे जगह नहीं है बट फिर भी मैं लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। के स्क्वायर लिखो या के लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, ये हाइपरबोला के जो असिम्प्टोट्स आएंगे, उन असिम्प्टोट्स का, उन असिम्प्टोट्स के बीच का एंगल निकालना है। तो उन असिम्प्टोट्स के बीच का एंगल अपन कैसे निकालेंगे, कोशिश करते। अगर आप फिगर बनाना चाहो तो छोटा सा फिगर देखिए मैंने यहाँ बना दिया। ये रहा मेरे पास हाइपरबोला। इस हाइपरबोला पे अपने एक ही यूनिक, आपको पता है ना, हर हाइपरबोला का यूनिक पेयर ऑफ असिम्प्टोट होता है। लेकिन इस असिम्प्टोट के इनफाइनाइट हाइपरबोला हो सकते हैं ऑब्वियसली, बट इस पर्टिकुलर हाइपरबोला का असिम्प्टोट यूनिक होगा, वो मैंने बना दिया आपके सामने। अब अपने को क्या करना है, ये जो यूनिक असिम्प्टोट आया है इनके बीच में एंगल निकालना है। इनके बीच का एंगल निकालेंगे अगर, तो बेसिकली ये है क्या, दो लाइन से, दो लाइंस के बीच का एंगल निकालते आता है आपको, बिल्कुल आता है। अगर मेरे पास दो लाइंस है और एक का स्लोप m1 है एक का स्लोप m2 है, तो एंगल बिटवीन द लाइंस क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर मुझे दोनों स्लोप्स पता है तो एंगल ऐसे निकाला जा सकता है। तो सबसे पहली बात, तो अगर हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, अब ध्यान देंगे हर कोई, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, अगर ये हाइपरबोला है तो इसका करस्पॉन्डिंग असिम्प्टोट क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर इसको अपन फैक्टराइज करते, ये कंबाइंड इक्वेशन है ना, इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ऑब्वियसली आप सबको पता है कि एक आएगा y इज इक्वल टू बी बाय ए एक्स, और दूसरी इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एक्स। पहला वाला जो असिम्प्टोट है उसका स्लोप m1 मान लेते हैं, m1 का वैल्यू क्या आप b बाय ए बोल सकते हो, यस। क्या आप m2 का वैल्यू भी बोल सकते हो माइनस बी बाय ए, यस। तो आपको दोनों स्लोप पता है। अब अगर आपको दोनों स्लोप पता है तो दोनों स्लोप्स की मदद से एंगल बिटवीन बोथ द लाइंस निकाला जा सकता है। मान लेते हैं कि एंगल बिटवीन द लाइंस जो है वो थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, m1 माइनस m2 मतलब b बाय ए माइनस माइनस बी बाय ए अपॉन 1 प्लस बी बाय ए इंटू माइनस बी बाय ए, ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको। अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ना, देखते हैं क्या आ रहा है। तो ऊपर आ जाएगा b अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए, ठीक है।
तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स बी अपॉन ए, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये आ गया होगा समझ में आपको? और सिंप्लीफाई करना है क्या? करना ही पड़ेगा सर। चलो करके देखते हैं। तो अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई करा तो मेरे पास क्या बन रहा है 2b बाई ए अपॉन ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर भी चुपके से ए स्क्वायर लिख देता हूँ। देखो देखो कितनी चालाकी से मैंने यहाँ पे एक ए मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा, ताकि मैं ऊपर वाले का डिनोमिनेटर और नीचे वाले का डिनोमिनेटर काट सकूं और मेरे पास tan थीटा कुछ आ जाए। तो tan थीटा मेरे पास आया है 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द एंगल बिटवीन बोथ द असिम्प्टोट। ठीक है। आपको पता है ये जो एंगल आ रहा है अपना, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। करेंगे इसको अपन सिंप्लीफाई। यहां तक लिख लिया आपने? लिखिए। यहाँ से मेरे पास थीटा आ गया। अगर आपको ए और बी पता है तो थीटा आ जाएगा। ओके। तो हमारे पास एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट्स क्या आया? फॉर्मूला पढ़ेंगे इसका, 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। और मैंने आपको बोला कि इस फॉर्मूले को मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट्स को मैं सिर्फ, सुना नहीं किसी ने, फिर से सुनो। एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट्स आया क्या है 2ab अपॉन ए प्लस बी। किन दो चीज पे रिलाई कर रहा है? ए पर और बी पर, दो चीज पर निर्भर कर रहा है। मैंने कहा कि मैं इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, और मैं इस एंगल को सिर्फ और सिर्फ इसेंट्रिसिटी के टर्म्स में लिखकर बता सकता हूं। मतलब आपको अगर कोई इसेंट्रिसिटी दे तो आप खटाक से एंगल बिटवीन दी एसिम्प्टोट्स बता पाएंगे। तो वो वाला फॉर्मूला भी हमें आना चाहिए, ये तो आना ही चाहिए, वो वाला भी आना चाहिए। तो उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया अभी, इस फॉर्मूले को बस और सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके सिर्फ एसेंट्रिसिटी के टर्म्स में हमें लिखना है। तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे। एसेंट्रिसिटी के टर्म्स में अगर लिखना है तो पहली बात तो ये पूरा एंगल थीटा था। ये पूरा एंगल अगर थीटा था, इस लाइन का स्लोप कितना था? y इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स, मतलब इक्वेशन ही ये थी, और इसकी इक्वेशन थी माइनस बी बाई ए एक्स। अच्छा, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ये अगर पूरा एंगल थीटा था तो इसका आधा एंगल ये कितना रहा होगा? थीटा बाय 2। क्या हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में ये पढ़ा है कि किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनता है, जो भी एंगल बनता है, उसी का tan वैल्यू इस लाइन का स्लोप होता है। अरे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है ना आपको क्या होता है? तो एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनता है उसी का tan वैल्यू क्या होता है? लाइन ऑफ स्लोप ऑफ लाइन होता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या, ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इस एंगल का tan। समझे आप? लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? tan ऑफ दैट एंगल। वो एंगल क्या है बोलकर बता मुझे। थीटा बाई 2। अरे देखो ना, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है इस लाइन का, वो क्या आ गया? थीटा बाई 2। तो हमने बोला लाइन का स्लोप tan थीटा बाई 2 होना चाहिए। अच्छा, और लाइन का असल में स्लोप क्या है? बी अपॉन ए। लाइन का जो असल में स्लोप है वो है बी अपॉन ए। इसका मतलब क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू बी अपॉन ए? बिल्कुल कह सकते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो बी अपॉन ए है इसको इसेंट्रिसिटी के टर्म्स में हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? वो वाली पेन कहाँ गई यार? ये देखिए, बी अपॉन ए को इसेंट्रिसिटी के टर्म्स में मैं लिख के बताता हूँ आपको, उससे हमारा बहुत फायदा होगा। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला मैंने यार रफ में लिखा। क्या होता है? इसेंट्रिसिटी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस या माइनस
प्लस, हाइपरबोला में प्लस होता है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्या आप बी अपॉन ए के टर्म्स में इसेंट्रिसिटी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। बताइए क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर माइनस वन, ई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मतलब आप अंडर रूट ले लेंगे तो बी अपॉन ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ ई स्क्वायर माइनस वन। अच्छा, तो इसका मतलब टेन, रुको, रूट ओवर ऑफ ई स्क्वायर माइनस वन कैन बी रिटन एज टेन थीटा बाई टू। ऑब्वियसली हमको फाइनल रिजल्ट याद रखना है, लेकिन मैं आपको डेरिवेशन के साथ बता दे रहा हूँ। तो टेन थीटा बाई टू का वैल्यू मैंने लिख दिया अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब मुझे ही निकालना क्या है, व्हाट इज माय टारगेट? मेरा टारगेट ये है कि मैं थीटा को इसेंट्रिसिटी के टर्म्स में निकालूं। ठीक है, तो थीटा को इसेंट्रिसिटी के टर्म्स में कैसे निकालेंगे बताइए? थीटा को इसेंट्रिसिटी के टर्म्स में स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग कर दे दोनों तरफ, भाई अंडर रूट है, मनुष्यत है, हटाना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, टेन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई टू बराबर ई स्क्वायर माइनस वन। और क्या कर सकते हैं, माइनस वन को इस तरफ ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान दो इधर, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू इक्वल्स टू ई स्क्वायर। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, मतलब वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बाई टू। एंड दिस इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी। क्या मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लूं? बिल्कुल। अगर मैं अंडर रूट लूंगा एलएचएस में तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा बाई टू का मॉडुलस आएगा, मॉडुलस मेरे दिमाग में, मैं बना नहीं रहा हूँ। ठीक है, और आरएचएस में क्या आएगा, इसेंट्रिसिटी का मॉडुलस। इसेंट्रिसिटी तो पॉजिटिव होती है तो आरएचएस प्लस साइन के साथ खुलेगा। अगर आरएचएस पॉजिटिव है तो एलएचएस भी पॉजिटिव होगा, वो भी प्लस साइन के साथ खुल जाएगा। तो मॉडुलस लगाया भी नहीं अपन ने, वो अपने आप खुल गया लगता ही। ठीक है, अच्छा, सेक थीटा बाई टू का वैल्यू इसेंट्रिसिटी के बराबर आ गया। अच्छा, थोड़ा थोड़ा आपने ये चीज पढ़ा होगा कि अगर 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 सेक ऑफ फाइव का वैल्यू लेट से टू है, तो क्या आप फाइव का वैल्यू क्या ऐसे लिख सकते हो, सेक इनवर्स ऑफ टू? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन के फॉर्म में लिखना आपने सीखा है क्या ऐसा कभी? थोड़ा बहुत कभी कभी किया होगा, ये मैथ्स में ही किया होगा या फिजिक्स में किया होगा। तो यहाँ पे अगर सीकेंट ऑफ सम एंगल ई के बराबर है तो करना कुछ नहीं होता है, सीख लो आज ही। ये जो सेक है आप ऐसा इमेजिन करो कि आरएचएस में जाके सेक इनवर्स ऑफ आरएचएस बन जाएगा, समझे क्या? आरएचएस में जाके क्या बन जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ आरएचएस। तो एंगल तो यहाँ पे रह जाएगा बेचारा, और आरएचएस में क्या हो जाएगा, सीकेंट इनवर्स ऑफ इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो थीटा बाई टू का वैल्यू क्या आ गया, सेक इनवर्स ऑफ इसेंट्रिसिटी। तो यहाँ से जो थीटा बाई टू है, ये टू को भी इधर उचका देते हैं अपन, टू को उस तरफ ले जाएंगे तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, टू टाइम्स सेक इनवर्स ऑफ ई। मतलब एंगल बिटवीन दी एसिम्प्टोट्स अगर आपको निकालना है और इसेंट्रिसिटी दे रखी है तो आप क्या करो, बस सेक इनवर्स ऑफ इसेंट्रिसिटी निकाल दो, उसका डबल कर दो, आपको एंगल बिटवीन दी एसिम्प्टोट्स मिल जाएगा। अब यार बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है ना, मैं ये चीज बिल्कुल समझता हूँ कि इतना सारा ग्रास्प करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको डिराइव करके बताया। काम की चीज ये है कि अपन सिर्फ एंगल बिटवीन दी एसिम्प्टोट्स निकाल रहे थे। पहली बार में एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल का फॉर्मूला टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। वो आप हमेशा डिराइव कर सकते हो, अगर आप भूल भी गए तो भी यू कैन डिराइव, क्योंकि आपको दोनों के स्लोप्स पता है। ठीक है, अगर आप डिराइव करके ये निकालते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है, हाइपरबोला की इक्वेशन ही नहीं दी उसने, आपको उसने सिर्फ एसेंट्रिसिटी दे दिया। तो आप उस केस में एंगल बिटवीन दी एसिम्प्टोट्स क्या निकालोगे, सेक इनवर्स ऑफ इसेंट्रिसिटी का डबल। ठीक है, अब आपको ये नहीं सोचना है कि सेकेंड इनवर्स ऑफ इसेंट्रिसिटी कैसे निकाला जाएगा, अपने को तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता ही नहीं है, तो वो देखेंगे अपन आराम से। ठीक है, ये दो फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए हैं इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल अपने को काम पड़ने वाले। तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है उसको एक समराइज करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये तो पूरा डेरिवेशन था, उस डेरिवेशन के अंदर फिर से एक डेरिवेशन आ गया, इसलिए हमको बहुत लंबा लग रहा होगा ये फॉर्मूला। बट अल्टीमेटली आपको एंगल बिटवीन दी एसिम्प्टोट्स ऐसे याद रखना है। ठीक है, ई इज इक्वल टू सेकेंड ऑफ थीटा बाई टू।
लिखा आप लोगों ने? लिखिए। कहाँ तक करे कल सेंगेज के क्वेश्चंस? हम्म 26 तक हो गए। तुम्हारा यादवेंद्र? 30। बाकी लोग जो रुके थे, आप लोगों ने कहाँ तक किया? आप लोग सब रात भर जाग के प्रैक्टिकल लिख रहे थे क्या कल? अच्छा। हो गया, प्रैक्टिकल्स खत्म हो गए सारे? नहीं हुए? किसको देना है? अच्छा। आज एग्जाम था ना आपका फिजिक्स का? इलेक्ट्रॉनिक्स का? अच्छा, उसमें वो गेट्स वेट्स वो सब होता है क्या? डायोड्स वगैरह? हाँ। कभी समझ में नहीं आया था मुझे। एक्चुअल में वो एडवांस के सिलेबस में होता नहीं था। वो पढ़ाते नहीं थे वो पढ़ाया नहीं था, तो कभी समझ में नहीं आया था, और वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा दोबारा। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी अलार्म बज रही है? तो वो फर्स्ट सेमेस्टर में आता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स करके टॉपिक आता है, तो मेरे को वो कभी ट्वेल्थ में भी समझ में नहीं आया था, 11th में भी नहीं आया था, और कॉलेज में भी नहीं आया। उसमें मैं फेल होते होते बचा था। और टेरिबल सिचुएशन थी, लेकिन मिड सेमेस्टर में तो मिड सेमेस्टर में जब अब एक धक्का लग जाएगा ना अगर, तो फिर उसके बाद पढ़ना पड़ता है। तो फिर एंड सेमेस्टर में मेरे कुछ 80s में मार्क्स आए थे, तो बहुत ज़्यादा पढ़ा था, तब जाके समझ में आया था। उसमें बहुत सारे डेरिवेशन होते हैं, वो सारी चीज़ें, गेट्स डायोड्स कभी समझ में ही नहीं आया मुझे। फिर वो सब्जेक्ट से डर लगने लगा। बचपन से ही नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा ना यार। वैसा सा हो गया था। चलिए। तो अभी तक अपन ने जो जो चीज़ पढ़ी है वो ये है: x² बाय a² माइनस y² बाय b² इक्वल्स टू के। ये वाला हाइपरबोला जो है, इसका असिम्प्टोट क्या होता है? बस आपको कांस्टेंट को किससे रिप्लेस करना है? जीरो से। तो ये मिल गया आपको असिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन। इसको अगर तोड़ेंगे तो इसके अंदर दो असिम्प्टोट्स छुपे हुए होंगे, दो लाइंस छुपी होगी। एक का स्लोप होगा b बाय ए और एक का स्लोप होगा माइनस b बाय ए। ठीक है, उन दोनों असिम्प्टोट्स के बीच का अगर आपको एंगल निकालना है, तो एंगल कैसे निकलता है बताइए? वो फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू 2ab अपॉन a² माइनस b²। अगर आप भूल जाते हो तो वापस से tan थीटा का फॉर्मूला m1 माइनस m2 वैसे लगाओ। ठीक है। मैं नॉर्मली इसको याद नहीं रखता हूँ, मेरे को वो वाला जरूर याद रहता है। और एक और तरीका है एंगल निकालने का, कि इसेंट्रिसिटी कुछ नहीं होता है, sec थीटा बाई 2 वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन दी एसिम्प्टोट्स। ठीक है। अगर ये हाइपरबोला है, सॉरी, अगर ये हाइपरबोला है और इसके ये असिम्प्टोट्स है, असिम्प्टोट 1 असिम्प्टोट 2, तो इन दोनों के बीच में जो भी एंगल होगा उसका आधा, उसके आधे का आप सिकेंट निकाल लो। ठीक है, आपको वो ऐसे ही हिंट देगा, आपको बोलेगा कि असिम्प्टोट के बीच का एंगल 120 है, बताइए एसेंट्रिसिटी क्या है? तो अगर एंगल 120 है तो आप यहाँ पे 120 रखोगे, 120 का आधा 60 हो गया। सेकेंड ऑफ 60 कितना होता है? 2। तो एसेंट्रिसिटी कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है। तो दो फार्मूले हमने पढ़ लिए एंगल बिटवीन दी एसिम्प्टोट्स के, ये और ये। तो अभी तक अपन ने बस इतना ही पढ़ा है ना? अपने को ज्यादा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मैंने आपको ये फॉर्मूला डिराइव करके बता दिया। डिराइव में भी कुछ नहीं था, एक फॉर्मूला ही लगाया है यार, m1 माइनस m2 वाला, उससे ये बन गया। फिर मैंने यहाँ पे एक टास्क ले लिया कि यार सीकेंट के टर्म में लिख देते या फिर इसेंट्रिसिटी के टर्म्स में। तो आपको ये दो फाइनल रिजल्ट्स याद रखने, ठीक है, इनको और इसको, इसको और इसको एंड में जरूर लिख लेना। ठीक है, एंड में लिख लेना, दैट इज एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट इज आइदर कैलकुलेटेड बाय दैट फार्मूला या फिर दिस फार्मूला। बस इतनी सी बात है। यस। आगे बढ़ा जाए। दो और प्रॉपर्टीज है, उनके अपने को प्रूफ नहीं देखना है, विच इज अ गुड थिंग, बट आपको रिजल्ट्स उसके पता होने चाहिए। मैं आपको लिखवाता हूँ। हाँ भाई लिखो। प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2। देखो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन, द लेंथ ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन
द असिम्प्टोट्स, बस लिखना, अभी समझ में नहीं आएगा आपको। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स intercepted between the asymptote is bisected at the point of contact. Point of contact, contact मतलब tangent। यस, देखो ये है असिम्प्टोट। अगर मैंने असिम्प्टोट बनाया तो उसके लिए कितने हाइपरबोलास बन सकते हैं उस असिम्प्टोट के लिए? इनफाइनाइट। बहुत सारे बना सकता हूँ, तो उनमें से कोई एक हाइपरबोला बनाते हैं। कोई एक हाइपरबोला मैंने बनाया ऐसे, ठीक है। और एक और हाइप मतलब उसका एक और ब्रांच जो है वो ऐसे बन जाएगा। ऐसे और भी हाइपरबोलास बन सकते हैं जो इसके लिए, इस पेयर ऑफ असिम्प्टोट के लिए असिम्प्टोट का काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर हाइपरबोला में अगर मैंने कोई टेंजेंट बनाया, ठीक है, ये जो हाइपरबोला है ना, इस पर मान लो इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट बनाया, तो ये पॉइंट पर जो टेंजेंट बना है ना, इस टेंजेंट का दोनों असिम्प्टोट के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, ये वाला और ये वाला, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अपन थोड़ी देर के लिए पी बोल देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी कह रही है कि जहां जहां ये असिम्प्टोट को मिल रहा है ना, वो वाला पॉइंट, वो दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। बस इतनी सी बात कह रहा है, ठीक है। तो अपन ने अगर किसी भी ब्रांच पे टेंजेंट बनाया, तो वो टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा, दैट विल एक्ट एज मिड पॉइंट। किस किस का पॉइंट का मिड पॉइंट? जहां पर वो असिम्प्टोट को मिल रहा है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द असिम्प्टोट। तो असिम्प्टोट के बीच में जो लेंथ आ रहा है ना टेंजेंट का, ये वाला, इस लेंथ का मिड पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। एक और प्रॉपर्टी है, मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो टेंजेंट मैंने बनाया ना अभी, इस टेंजेंट का असिम्प्टोट के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो टेंजेंट है इसका असिम्प्टोट के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है, क्या आपको दिख रहा है वो ट्रायंगल? ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया, इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो ए बी स्क्वायर यूनिट्स होता है, ठीक है। ए बी स्क्वायर यूनिट्स होता है, ठीक है। बस इतनी सी बात है, इसको भी प्रूफ नहीं करना है हमें। तो क्या कहा गया है आपसे कि कोई भी रैंडम टेंजेंट और असिम्प्टोट मिलकर एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये टेंजेंट और ये असिम्प्टोट मिलकर एक ट्रायंगल बनाएंगे। वो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, बस लिख लो यहाँ तक। थर्ड पॉइंट में लिखवा देता हूँ आपको। थर्ड पॉइंट से, अच्छा, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट का फिगर जो है वो कॉमन। दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यस, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by any tangent, formed by any tangent and asymptote, and asymptote is constant। हमेशा ए भी आएगा, है ना, इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू, एंड इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर यूनिट्स, ठीक है। जो मेन हाइपरबोला वाला चैप्टर था, टेंजेंट नॉर्मल कॉर्ड वाला, वो अपना खत्म हो गया। लेकिन ये हाइपरबोला के एंड वाले जो टॉपिक्स है ना, ये थोड़े पेनफुल होते हैं। इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारी चीजें याद करने वाली बता दी मैंने आपको। अगर आप मेरे से ये बोलो ना कि सर एक और टेंजेंट बनाइए, कोई भी पॉइंट, रैंडम पॉइंट पे कोई भी एक टेंजेंट बनाइए, मैंने ये देखिए बना दिया। ये टेंजेंट बनाया मैंने, और इस टेंजेंट ने असिम्प्टोट्स के साथ जो लेंथ बनाई होगी, वो वाली लेंथ और असिम्प्टोट मिलकर फिर से एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इसका भी एरिया ए बी स्क्वायर यूनिट होगा। मतलब आप कितने भी टेंजेंट बना दो, सबके एरिया कांस्टेंट होने वाले। आप अगर यहां पर भी टेंजेंट बना दोगे, तो भी आपको एक ऐसा एरिया मिलेगा जिसका, ऐसा ट्रायंगल मिलेगा जिसका एरिया ए बी स्क्वायर यूनिट है, ठीक है। यस।
पॉइंट नंबर 4, माइनस इंफिनिटी से यार ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। देखो भाई, हमारे पास एक्स एक्सिस थी, वाई एक्सिस थी, फिर हमारे पास दो असिम्प्टोट्स है। ये रहा असिम्प्टोट नंबर 1, ये रहा असिम्प्टोट नंबर 2। ठीक है। और हर असिम्प्टोट के लिए भगवान ने कितने हाइपरबोला बनाए? इनफाइनाइट हाइपरबोला बनाए। भाई इस असिम्प्टोट के लिए भी बहुत सारे हाइपरबोला होंगे। मैं कोई एक पर्टिकुलर हाइपरबोला बनाता हूँ और उस हाइपरबोला के बारे में अपन कुछ पढ़ेंगे फिर। तो अभी होता क्या है ना, कि लेट से मैंने यहाँ पे एक हाइपरबोला बनाया ऐसे, ये और ये एक ब्रांच ये बना दी और एक ब्रांच यहाँ पे बना दी। ऑल राइट। ठीक है। तो ये दो हाइपरबोला बनाए। अब ये असिम्प्टोट करता क्या है? ये असिम्प्टोट इस हाइपरबोला को चार रीजन्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये असिम्प्टोट जो है वो हाइपरबोला को चार रीजन्स में डिवाइड कर रहा है। सबसे पहले एक रीजन आता है ये वाला रीजन, जिसको मैं ब्लू रीजन बोल रहा हूँ, है ना। और इसी का सिमेट्रिक रीजन आएगा ये वाला रीजन। ठीक है। और एक रीजन आएगा रेड वाला रीजन। देखो ये असिम्प्टोट ने क्या करा है, चार रीजन बनाए, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखते जाना, है ना। ये देखिए, तो ये चार रीजन्स बने हमारे। अच्छा, ये तो वैसे भी ये जो मैंने यहाँ पे शेड करा ना, ये बहुत 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 माइक्रोस्कोपिकली छोटा रीजन होगा, तो वो बनाने की भी जरूरत नहीं थी। अब होता क्या है ना, पता है, सिंपल सी बात है, मैं आपको समझा रहा हूँ। दो रीजन बने हमारे पास, दो इलाके, एक इलाका बना ब्लू वाला, एक बना रेड वाला। ठीक है। कितने इलाके बने यहाँ पे एसिम्प्टोट की वजह से? दो, एक ब्लू और एक रेड। अगर हमने ब्लू वाले इलाके में एक पॉइंट चूज करा, क्या किया, ब्लू वाले इलाके में एक पॉइंट चूज करा, पॉइंट चूज करा है। अगर मैंने यहां पर एक कोई भी पॉइंट चूज कर लिया और उस पॉइंट से मैं हाइपरबोला पर टेंजेंट डालना चाहता हूं, इस पॉइंट से क्या करना है मुझे? हाइपरबोला पे टेंजेंट्स डालना है। तो पहली बात तो एक्सटर्नल पॉइंट से हाइपरबोला में कितने टेंजेंट डाले जा सकते हैं? दो। ठीक है। अच्छा, अगर आप ब्लू वाले रीजन पर बैठे हैं ना, तो भी आप दो टेंजेंट डाल सकते हैं। रेड वाले रीजन पर बैठे तो भी आप दो टेंजेंट्स डाल सकते हैं। फर्क इतना होगा कि अगर आप ब्लू वाले रीजन पर बैठकर दो टेंजेंट डालते हैं, तो वो दोनों टेंजेंट हाइपरबोला की अलग अलग ब्रांचेस पर जाएंगे। यहां पर जो बैठकर आप टेंजेंट डालेंगे, एक टेंजेंट एक ब्रांच पे जाएगा, एक टेंजेंट दूसरी ब्रांच पर जाएगा। ठीक है। ये इलाका जो होता है, ये एक ऐसा इलाका होता है कि जहां पर बैठकर टेंजेंट डालेंगे तो आपको दो अलग अलग ब्रांच पर टेंजेंट मिलेगा। वेर एज अगर आप रेड वाले रीजन पर बैठे हो, लेट से यहाँ पे, यहां से अगर आप टेंजेंट्स डालते हो हाइपरबोला पे, तो दोनों की दोनों टेंजेंट देख लो सेम ब्रांच पे जा रहे, ये इसी ब्रांच पे गया और सेकंड टेंजेंट भी इसी ब्रांच पे गया। समझ में आ रहा है आपको? तो कई बार क्या होता है कि ये चीज आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आती है। आपको बोल दिया जाएगा देयर इज अ पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा, फिर बोलेगा कि वी आर ड्रॉइंग टेंजेंट्स फ्रॉम दैट पॉइंट। वो पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया कि ये असिम्प्टोट के ब्लू वाले रीजन पे, मतलब ये इस वाले रीजन पे, तो आपको पहले फील हो जाएगा कि दोनों टेंजेंट जो है वो अलग अलग ब्रांचेस पर जाने वाले। ठीक है। उससे क्वेश्चंस कौन से सॉल्व हो सकते हैं? ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस, जहां पर आपसे पूछ लिया जाए बताइए फाइंड द एरिया बिटवीन दीज टू टेंजेंट्स एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ऐसा पूछ लिया तो यू कैन एक्चुअली ड्रॉ द एग्जैक्ट फिगर उस केस में। तो ये आइडिया जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने ऐसा एक क्वेश्चन कराया था आपको, जिसमें हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था। उसमें मैंने कितने कंफर्टेबली एक फिगर ड्रॉ कर दिया था कि यहाँ पे है पॉइंट, तो दोनों टेंजेंट अलग अलग आएंगे। मैंने ऐसा क्यों नहीं करा कि दोनों टेंजेंट एक ही ब्रांच में बना दिए? क्योंकि मुझे उस समय आइडिया था कि फिगर तो ऐसे ही बनेगा, तो मेरा आंसर एकदम एक बार में करेक्ट आ गया। ठीक है। इसलिए अगर आपको टेंजेंट्स ड्राइंग और ये वाला इलाका दोनों रीजन्स का आइडिया है, तो आप परफेक्टली टेंजेंट ड्रॉ करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो। बहुत सिंपल सा है।
ब्लू वाले रीजन पे बैठेंगे तो दोनों ब्रांचेस पर आएगा, और रेड वाले रीजन पे आएगा तो एक ही ब्रांच पे आएगा। तो इसको अपन अंग्रेजी में लिखेंगे, फिगर भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम ब्लू रीजन अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, फ्रॉम ब्लू रीजन, ठीक है। ऐसे खुशखबरी है कि खत्म ही हो गया हमारा एसिम्टोट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके आगे आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है, बस इतना ही था। अगर आपको ऐसा लगा होगा कि यहाँ तक मुश्किल है, तो मेरे ख्याल से मुश्किल कुछ भी नहीं था, थोड़े से डेरिवेशन थे और टॉपिक बड़ा नया था अपने लिए, ठीक है। बहुत यूनिक टॉपिक है, अपन ने पहले कभी ऐसा टॉपिक देखा नहीं है। हम लोग ऐसे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले एओडी चैप्टर में, जो मेरा पर्सनल फेवरेट चैप्टर है पूरे एंटायर मैथमेटिक्स का। तो एओडी में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे ऐसा। पहले आप बना लो फिगर, फिगर समझ में आ रहा है ना कैसे बनेगा। पहले एसिम्प्टोट बनाओ, फिर दो रीजन्स होंगे, आपके पास कलरफुल पेन होगी तो बिल्कुल वैसे ड्रॉ करो, ठीक है। मतलब आप देखोगे मेरे नोट्स ऐसे होते हैं, ऐसे मेरे को तो मज़ा आ जाता है पढ़ने में, कभी भी रिवाइज करना हो तो, ठीक है। हालांकि ये मैंने डिजिटली लिखा है, लेकिन आप लोग एटलीस्ट 2 से 3 इंक तो यूज़ करो, नॉट जस्ट फॉर मैथमेटिक्स, फॉर एनी सब्जेक्ट, ठीक है। आपके नोट्स जितने अच्छे होंगे उतना अच्छा रिवीजन होगा, आपका ब्रेन उतना ज़्यादा पसंद करेगा चीज़ों को पढ़ना, और रिवीजन जितना अच्छा होगा उतने ही अच्छे नंबर आते हैं। ओके, अगला लेक्चर कौन सा है आपका? कुछ भी नहीं है मतलब? हाँ, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री तो हो गया ना। फिजिक्स का आज आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स चालू हुआ है ना, फर्स्ट टॉपिक था। कौन सा टॉपिक पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैट्स में? चार्ज, चार्जेस क्वांटाइज्ड वगैरह वगैरह ये सब चीज़ अभी नहीं, ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो मैकेनिक्स से हट के लगा, काफ़ी अलग लगा, वेरी डिफरेंट, ठीक है। ट्वेल्थ का फिजिक्स नॉर्मली सबका स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो आपका भी होना, पहले ही बता दे रहा हूँ, होना चाहिए स्ट्रांग, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका फिजिक्स वीक है तो वो 11th वाला वीक है, बाई चांस अगर है तो ट्वेल्थ का स्ट्रांग ही होता है। ओके। अच्छा, एक और चीज़ बताना है मुझे, बता ही देता हूँ। देखिए भाई, हमारे पास हाइपरबोला है, हाइपरबोला के एसिम्टोट है। ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी चलो बता देता हूँ, कभी असर्शन रीजन में पूछ लिया तो आपको लगना नहीं चाहिए कि हमें नहीं आता है, ठीक है। दिस इज हाइपरबोला, और इस हाइपरबोला में ये कहा जाता है कि, देखना है ना, इसको थोड़ा फील करेंगे अपन। बताइए ये असिम्प्टोट जो है इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स। तो क्या आप मुझे ये वाली लाइन जो है असिम्प्टोट नंबर 1, इसका स्लोप बता सकते हो क्या होगा? b अपॉन ए। और ये वाली असिम्प्टोट जो है इसका स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। अच्छा 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 अच्छा, ये जो नेगेटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है? इसका स्लोप होता है माइनस इन्फिनिटी। और पॉजिटिव परपेंडिकुलर है ना यार, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा? इट डिपेंड्स कि वो कहां पर एंगल बना रही है। एरो यहां पर है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 270 डिग्री बन रहा होगा, tan ऑफ 270 डिग्री इज माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और tan ऑफ 90 डिग्री क्या होता है? प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, आपको पता है हाइपरबोला पे, ध्यान से सुनना है ना, हाइपरबोला पे टेंजेंट बना सकते हैं क्या अपन? बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन ना हाइपरबोला पे जो भी टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप ना बहुत लिमिटेड होता है, उसके स्लोप की एक रेंज होती है, वो रेंज मैं आपको फील कराता हूँ। पहले तो मैं ये लिखवा देता हूँ आपको, हाइपरबोला का जो टेंजेंट होगा फॉर हाइपरबोलास, पहले लिख लो, फिर क्या होगा ना कि आपके लिए ज़्यादा आसान होगा रिलेट करना। फॉर हाइपरबोला
फॉर अ हाइपरबोला द वैल्यूज ऑफ स्लोप्स, the values of slopes of tangents, the values of slopes of tangents lie in, कोई डाउट है किसी को यहाँ पे, lies in the range, देखना ध्यान से। आप हाइपरबोला में कितने भी टेंजेंट बना दो, उसका स्लोप है ना यहां से यहां तक वेरी करेगा, प्लीज फील करना। माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से लेकर ये वाली लाइन, अरे यार इस लाइन का स्लोप बताइए मुझे प्लीज, कितना आया, माइनस बी बाय। तो आप हाइपरबोला में कोई भी टेंजेंट बनाएंगे उसका स्लोप है ना माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। और फिर ये बीच वाले रीजन में जितने भी स्लोप आते हैं वो वाले स्लोप कभी भी टेंजेंट नहीं हो पाएंगे हाइपरबोला पे, कभी भी नहीं हो पाएंगे। इस बात को अपन फील कर लेंगे आराम से। इस इलाके में जो भी स्लोप आते हैं ना, आप कोई भी लाइन ले लो, अगर आपने ये वाली लाइन ले ली, ये वाली लाइन ले ली, तो इसका स्लोप क्या है, माइनस बी बाय ए। इस स्लोप की लाइन हाइपरबोला पे टेंजेंट हो सकती है, लेकिन इसके थोड़ा भी ऊपर गया तो ये वाली लाइन मिलेगी। इस पर्टिकुलर लाइन को अगर आप टेंजेंट बनाना चाहोगे ना हाइपरबोला पे, कभी नहीं बन पाएगी, कभी नहीं बन पाएगी, ठीक है। वो हमेशा सीकेंट हो जाएगी इस ब्रांच पे भी, ठीक है। तो यही चीज समझाना चाह रहे हैं अपन, माइनस बी बाय ए। तो ये जो बीच वाला रीजन है, यहाँ पे जितने भी स्लोप आते हैं वो अटेन नहीं हो पाते, तो यहाँ से यहाँ तक फिर एकदम जंप करके अपने को यहाँ पे जाना है, ठीक है। और बी बाय ए से लेकर कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक, बी बाय ए से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। इस बात को अपन प्रूफ नहीं करेंगे, हम फील करेंगे। तो हाइपरबोला पे जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप इसी रीजन में होगा, है ना। आपको असर्शन रीजन में वो डरा धमका के पूछ सकता है, कुछ भी स्लोप दे देगा जो कि बीच वाले रीजन का होगा, और बोल देगा कि ये जो लाइन है ये टेंजेंट है या नहीं है हाइपरबोला से, तो आपको उसमें फॉल्स करना है ना। गलती से उसको ट्रू कर दिया तो गलत हो जाएगा। अब देखो क्या है, ये वाली लाइन का स्लोप बताइए क्या है, माइनस बी बाय ए। ये वाली लाइन का स्लोप क्या है, माइनस इंफिनिटी। तो कोई भी लाइन जो इस रीजन में होगी, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस बी बाय ए, है ना, वो लाइन या वो पर्टिकुलर स्लोप इस हाइपरबोला पे टेंजेंट होने का दम रखता है। मैं इस रीजन का कोई भी एक लाइन ले लेता हूं, ये ले लिया मैंने, ठीक है। ये लाइन का स्लोप क्या है, मान लेते हैं इस लाइन का स्लोप है m1, क्या माना मैंने, m1। अब ये m1 वाला जो स्लोप है, ऐसी m1 स्लोप की कितनी लाइन हो सकती है इस दुनिया में, करोड़ों हो सकती है भाई। ये देखो ये भी m1 है, इसके पैरेलली में कितने भी बना सकता हूँ। तो m1 लाइन की जो भी m1 स्लोप की जो भी लाइन होगी ना एक ऐसी लाइन होगी जो कि हाइपरबोला पे देखिए टेंजेंट होने का दम रखती है। देखो टेंजेंट हो गया हाइपरबोला की इस ब्रांच पे, और थोड़ा सा आगे मूव करोगे तो हाइपरबोला की इस ब्रांच पर भी टेंजेंट होने का दम रखता है। मतलब जो इस रीजन के बीच में स्लोप आ रहा है m2, वो हाइपरबोला पे टेंजेंट होने का दम रखता है, ठीक है। इस रीजन के अंदर अगर आप कोई भी एक और स्लोप ले लो, लेट से मैंने ये वाला स्लोप ले लिया, ये m3 है, ये इस रीजन के अंदर का स्लोप है। m3 स्लोप की कितनी लाइन हो सकती है इस दुनिया में, हजारों करोड़ों, बहुत सारी। उनमें से कोई दो लाइन तो डेफिनेटली हाइपरबोला पे टेंजेंट होने का दम रखती है, या तो ऐसे या तो ऐसे। लेकिन अगर मैंने ये वाला माइनस बी बाय ए और प्लस बी बाय ए के बीच वाला कोई भी लाइन लिया, लेट से ऐसा वाला लाइन ले लिया, है ना, ये वाली लाइन का स्लोप मान लेते हैं m4 है, m4 स्लोप की लाइन कभी भी हाइपरबोला पे टेंजेंट हो ही नहीं पाएगी। आप देख लो इसके पैरेलली कितनी लाइंस बना सकता हूं मैं, सारी की सारी लाइन सीकेंट हो जाएगी, सारी की सारी लाइन सीकेंट हो जाएगी, ठीक है। ये ब्रांच से इस ब्रांच से बाहर भी आ गई अगर, तो उस ब्रांच पे सीकेंट है, और अगर इस ब्रांच से बाहर आ गई तो ये वाली ब्रांच पे सीकेंट है। तो आपको फील हुआ मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, हाइपरबोला पे जो भी टेंजेंट बन सकता है उसके स्लोप की एक लिमिटेशन होती है, उसकी एक रेंज होती है, वो रेंज ये होगी, ठीक है। माइनस फील करना बड़ा इजी है ना, माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस बी बाय ए, फिर बीच वाला इलाका में कभी भी आपको मिलेगा ही नहीं वैसा एलिजिबल स्लोप, फिर उसके बाद सीधे बी बाय ए से लेकर इंफिनिटी। समझ में आ गया, दिस इज ऑल अबाउट असिम्प्टोट्स, ठीक है। असिम्प्टोट एज अ टॉपिक इट इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपसे उसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, लेकिन वो बेस बनता है, उससे अपन है ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो दो क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन चालू होते ही आप खत्म कर दोगे, ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा, अगर मैंने आपको, सुनो मेरी बात, मैंने आपको अगर असिम्प्टोट की इक्वेशन दे दी, असिम्प्टोट की इक्वेशन दे दी और हाइपरबोला की इक्वेशन पूछी, तो आपको क्या करना है, बस उसमें एक कांस्टेंट जोड़ देना है, इक्वल्स टू के बाद कांस्टेंट लगा दो, बन गया हाइपरबोला की इक्वेशन, सही है ना। अच्छा, लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन of the hyperbola
ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करना है आपको, विच हैज 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0 एंड 4x प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0 एज इट्स asymptote, as its asymptote and and the hyperbola passes through the origin, passes through origin। ठीक है, तो आपको हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करना है, असिम्प्टोट की इक्वेशन दे दी मैंने, तो असिम्प्टोट की इक्वेशन पता है अगर आपको, तो उसकी मदद से क्या आप हाइपरबोला की इक्वेशन निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया था, तो आप खुद से सोचेंगे थोड़ा सा। करो भाई, क्वेश्चन तो सॉल्व करो तुम। हमने क्या पढ़ा था कि हाइपरबोला की इक्वेशन और असिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाइपरबोला की इक्वेशन और असिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन में सिर्फ कांस्टेंट का फर्क होता है। ठीक है, कांस्टेंट किस में आता है? हाइपरबोला में आता है, असिम्प्टोट में तो जीरो होता है। तो आपको असिम्प्टोट की कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, ये है असिम्प्टोट नंबर एक, ये है असिम्प्टोट नंबर दो, दोनों असिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है हमें। तो दोनों असिम्प्टोट की कंबाइंड इक्वेशन निकाल लेते हैं। पहले तो असिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन निकाली मैंने, उसमें बस चुपके से अपने को कांस्टेंट जोड़ देना है। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट कैसे निकालेंगे? दोनों असिम्प्टोट्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x माइनस 4y प्लस 7 इंटू 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आ गई कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट। अब इसमें मेहनत लगेगी थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में, है ना? तो किसी का आया है तो बता दो मुझे। बताइए क्या आ रहा है? 12x² माइनस 12y² माइनस 7xy प्लस 31x 17 17y इज इक्वल टू 0। ये क्या आ रही है अपने पास? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स। अच्छा, आप हाइपरबोला का ही बता दे रहे हो मुझे डायरेक्टली। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ गया यार? यार दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12x² माइनस 7 प्लस 7 आएगा ना? ओके।
तो यहाँ पे क्या आएगा, +7 आएगा। अरे कुछ नहीं करा भाई, दोनों असिम्प्टोट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट आ गई। क्या सीखा था अपन ने, जो असिम्प्टोट की इक्वेशन है उसमें क्या आता था, याद करो, जीरो आता था ना। ये थोड़ी अलग इक्वेशन दे दी आपको, क्वेश्चन थोड़ी ना आपको एकदम वैसे का वैसा दे देगा। आपको, आपसे तो वो लॉजिक लगवाना चाह रहे हैं ना। तो उसमें जीरो आता था आरएचएस में। ठीक है, हमको क्या करना होता था, अगर अपने को कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट पता है तो उसका करस्पॉन्डिंग हाइपरबोला बता सकते हो क्या रहा होगा। करस्पॉन्डिंग हाइपरबोला इस टाइप का रहा होगा। करस्पॉन्डिंग हाइपरबोला इस टाइप का रहा होगा। 12x² -7xy -12y² +31x +17y +7। क्या करना होता था अपने को बताइए, बस इसमें एक कांस्टेंट जोड़ देना होता था। ठीक है, इक्वल्स टू के कर देंगे आरएचएस में बस। ठीक है, जो भी ध्यान से नहीं देख रहा है देख लो भाई एक बार। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट में क्या करना होता था, बस आपको आरएचएस में जीरो की जगह एक कांस्टेंट लगा देना होता था बस। ठीक है, जीरो की जगह अगर आपने कांस्टेंट लगा दिया तो आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी। अब वो हाइपरबोला जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है ऐसा बता रहा है हमें, तो हम इस इंफॉर्मेशन की मदद से के का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नीचे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, सिंस दिस हाइपरबोला पासेस थ्रू ओरिजिन, ये हाइपरबोला ओरिजिन से पास कर रहा है, पासेस थ्रू ओरिजिन, तो आप क्या करोगे, इसमें जीरो जीरो पुट कर दोगे। पुट 0,0 करो पुट, ये जीरो हो गया, सब जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या आरएचएस में, 7। अच्छा, तो 7 = के का वैल्यू आ गया अपने पास 7। बस के का वैल्यू जैसे ही 7 पुट करोगे आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी। समझ गए ना। हम्म। तो के की वैल्यू 7 पुट करोगे तो 7 7 कट जाएगा, सिर्फ जीरो बचेगा, 17y = 0 ऐसा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट मीन्स कि इधर से आ जाएगा 12x² -7xy -12y² +31x +17y, और वो 7 7 कट गया तो बचा बस इतना। ये है फाइनल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो आप कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट लिखो, उसमें बस के लगा दो, के लगाते ही हाइपरबोला आ जाएगा। वो के कैसे निकालना है, उसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको। ठीक है, फाइंड द इसेंट्रिसिटी, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। देख रहे हो आप क्वेश्चन कितने अलग लेवल पे जाने लगे। ऑफ द हाइपरबोला, आपको हाइपरबोला की इक्वेशन ही नहीं दे रहा है आपको, आजकल उसने कुछ और देना चालू कर दिया। विथ असिम्प्टोट्स, विथ असिम्प्टोट्स 3x + 4y = 2 एंड 4x -3y = 2। ठीक है, आपको इसेंट्रिसिटी निकालना है और असिम्प्टोट दे दिया है। मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि इसेंट्रिसिटी कैसे निकाली जाती है। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, sec θ/2। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन दी असिम्प्टोट। तो दोनों असिम्प्टोट के बीच का एंगल बस पता कर लो, पता करते ही आपको क्या मिल जाएगा, इसेंट्रिसिटी मिल जाएगी। हम्म, एंगल क्या आ रहा है दोनों के बीच में, 90/245, तो √2 आ जाएगा, सही है। देखो अब कैसा भी हाइपरबोला हो, चाहे वो तिरछा हो या सीधा हो, में से कोई मतलब नहीं है। उस हाइपरबोला में अगर दो असिम्प्टोट्स दे रखे हैं आपको इस तरह से, है ना, उनके बीच में जो भी एंगल होता है थीटा, वो थीटा अगर आपको पता है
तो उस थीटा का आधा ले लो और उसका सीकेंट ले लो, वही इसेंट्रिसिटी होती है। ठीक है, तो बस आपको दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। तो पहला वाला जो असिम्प्टोट है वो ये है, दूसरा वाला असिम्प्टोट है ये। ठीक है, अच्छा, तो दोनों असिम्प्टोट के बीच का एंगल निकाल सकते हैं क्या अपन? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताइए? इसका स्लोप बता दो क्या है। इसका स्लोप है -3/4, और दूसरी वाले असिम्प्टोट का स्लोप कितना है? 4/3। दोनों नेगेटिव इनवर्स है एक तरीके के, एक दूसरे के नेगेटिव इनवर्स है, तो m1 m2 -1 आ रहा है ना, देखो ध्यान से मल्टीप्लाई करने में। दैट मीन्स कि दोनों लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, और ये थीटा कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन दी एसिम्प्टोट्स, दैट इज थीटा, थीटा आ जा रहा है 90 डिग्री। तो थीटा/2 कितना आ जाएगा? इट इंप्लाइज कि थीटा/2 हो जाएगा 90 का भी आधा, दैट इज पाई/4। तो इसका मतलब इसेंट्रिसिटी कितना आ जाएगा? सीकेंट ऑफ वही वाला पाई, थीटा/2, दैट मीन्स सीकेंट ऑफ पाई/4। बताइए सेक पाई/4 कितना होता है? √2। तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगी √2। हमने आप स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि इसेंट्रिसिटी √2 कब होती है? जब हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अभी तक पढ़ा नहीं अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे अपन नया टाइटल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उससे पहले एक एक सिंपल सा पॉइंट टू ऑब्जर्व लिखे। अरे शांत रहो भाई, शांत रहो। आपका लेक्चर चालू कब हुआ था अपना? 2 बजे ना? मतलब 2 से था ना ऑफिशियल टाइमिंग तो? ठीक। अरे यार मैं क्या लिखवा रहा था, भूल जाऊंगा। लिखो लिखो लिखो। पॉइंट टू ऑब्जर्व, नोट। ये बहुत जरूरी चीज है, इसी के बेसिस पे अपना अगला टॉपिक चलेगा, और वो लास्ट टॉपिक होगा पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। पॉइंट टू ऑब्जर्व। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये है असिम्प्टोट नंबर 1, असिम्प्टोट नंबर 2, और दोनों असिम्प्टोट्स के बेसिस पे मैंने कॉरस्पॉन्डिंग हाइपरबोला के ब्रांचेस बनाए। ठीक है, ऑब्जर्व क्या करना है हमें यहाँ पे, हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, दिस इज असिम्प्टोट नंबर 1, दिस इज असिम्प्टोट नंबर 2। अच्छा, सबको आगे देखेगा। ये हाइपरबोला पे फोकस करो, असिम्प्टोट पे नहीं करो। हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता था। सोचो, ये एक्स एक्सिस खुद ही ट्रांसवर्स एक्सिस होता था ना। अरे मेजर नहीं बोलते थे यहाँ पे ट्रांसफर बोलते थे। और वाई एक्सिस क्या होता था? कॉन्जुगेट एक्सिस होता था। अच्छा, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों जो असिम्प्टोट है, इनके बीच का एंगल क्या आएगा? ये पूरा एंगल। क्या आप मुझे दावे के साथ कह सकते हो कि जो एक्स एक्सिस है ये जरूर इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही होगी? बिल्कुल कह सकते, सिर्फ देख के बोल सकते हो आप। क्यों? बिकॉज ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल बाइसेक्ट कर रही होगी। क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि ट्रांसवर्स एक्सिस इज एक्टिंग लाइक एंगल बाइसेक्टर ऑफ द असिम्प्टोट? फिर से रिपीट करूंगा, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या एक्ट कर रहा है? असिम्प्टोट के बीच का जो एंगल है उसका बाइसेक्टर। समझ में आया? अच्छा, फिर आप मुझे ये भी कह सकते हो कि सर असिम्प्टोट के बीच का एंगल तो ये भी है, और ये भी बाइसेक्ट हो रहा है। ये किससे बाइसेक्ट हो रहा है? कॉन्जुगेट एक्सिस से। तो इसका मतलब ये हो गया कि असिम्प्टोट के जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो और कोई नहीं, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस होते हैं। मतलब एंगल बाइसेक्टर ऑफ असिम्प्टोट, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, असिम्प्टोट्स के जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं वही होते हैं ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस। अभी फ्यूचर में क्या होने वाला है पता है आपको? आपको असिम्प्टोट दिए जाएंगे, असिम्प्टोट दिए जाएंगे, आप ड्रॉ भी कर लोगे। फिर आपको बोलेगा बताइए हाइपरबोला कहाँ होगा। तो हाइपरबोला बनाने के लिए आपको ट्रांसवर्स एक्सिस चाहिए होगी, कॉन्जुगेट एक्सिस चाहिए होगी। तो आप उनके एंगल बाइसेक्टर बनाओगे। तो आपको हमेशा आप असिम्प्टोट दिए जाएंगे, उनकी मदद से आप ट्रांसवर्स बनाएंगे, फिर कॉन्जुगेट बनाएंगे, तब जाके आप फोकस निकालेंगे, डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे, वो सारी चीजें आप निकालेंगे। ठीक है, तो अपन बहुत ही ज्यादा उल्टा प्रोसेस करने वाले, बट उसका बेस जो है, बेस यही रहेगा। एंगल, मैं क्या लिखवा रहा था यहाँ पे बताइए? एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ असिम्प्टोट्स। हाँ ऐसा लिखिए, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस विल एक्ट एज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ
द असिम्पटोट्स। मतलब मैं कल को आपको ऐसा बोल दूं कि ये रहे असिम्पटोट्स, ठीक है, ये रहे असिम्पटोट, तो आपको दो चीज बतानी है। पहली चीज ये बतानी है कि हाइपरबोला कहाँ पे होगा, और दूसरी चीज ये बतानी है कि हाइपरबोला की ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगी। तो देखो प्लीज ध्यान से, अगर मैं आपको बोलता हूँ ये दोनों असिम्पटोट है, तो इसका एक एंगल बाइसेक्टर मैंने ये बना दिया, दिखा आपको, और दूसरा एंगल बाइसेक्टर ये बना दिया, ठीक है। तो जो हाइपरबोला होगा उसके लिए ट्रांसवर्स एक्सिस का काम करेगा एंगल बाइसेक्टर वन, ठीक है, टू भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर है, दिस विल एक्ट लाइक कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। अच्छा, ये चीज याद रखना है ना, ये चीज आप जरूर, आज अभी आपको समझ में आ गया होगा, आप 5 मिनट में इसको भूल जाओगे, पहले ही बता दे रहा हूँ, 5 मिनट में भूल जाओगे। फिर से एक बार याद करते हैं, क्या बोला मैंने आपको, कि अगर मैंने आपको असिम्पटोट दे दिया तो उनके एंगल बाइसेक्टर और कुछ नहीं, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस होते, मेजर और माइनर एक्सिस जो अपन बोलते थे, ठीक है। उनके उनकी अच्छा, और एक और चीज, एक और चीज, ये जो असिम्पटोट्स होते हैं उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सेंटर ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। तो इसी के नीचे अपन लिखेंगे 2 स्टार में, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड इसलिए लगाया ताकि आपको समझ में आए कि कंटिन्यूएशन चल रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज असिम्पटोट्स गिव्स अस, क्या देता है हमें, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है। तो जितने बार पढ़ सकते हो उतने बार पढ़ लो, ये आप जरूर भूलोगे, है ना, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि कल पढ़ाया था मैंने, आप फिर भूल जाओगे। असिम्पटोट दिया है अगर, तो उनके एंगल बाइसेक्टर डायरेक्टली आपको ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस दे देते हैं। लिखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बिल्कुल इंट्रोडक्शन लेंगे बस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। हाँ भाई, अंग्रेजी में परिभाषा अपन लिख लेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो हाइपरबोला होता है जिसमें, देखो इधर प्लीज सामने हर कोई, जिसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू सेम हो जाए, समझे, ये अपन एक बार जिक्र कर चुके हैं इस बात का। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ भी 2a है और कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ भी 2a है। अच्छा, तो क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है तो ये हाइपरबोला, बट कौन सा हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा 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 अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैंने आपके सामने हाइपरबोला की इक्वेशन लिख दी, तो क्या आप उसके पेयर ऑफ असिम्पटोट्स की कंबाइंड इक्वेशन लिख सकते हो, बिल्कुल। अभी अभी बताया था मैंने, हाइपरबोला की इक्वेशन में क्या करना होता है, कांस्टेंट को हटा के जीरो करना होता है, तो असिम्पटोट आ जाते हैं, ठीक है। और उल्टा भी कर सकते हैं ना, अगर अपने को असिम्पटोट दिया है तो जीरो को हटा के कांस्टेंट कर दो, ठीक है। तो अगर मुझे पेयर ऑफ असिम्पटोट की इक्वेशन लिखनी है, तो क्या हो जाएगी इस केस में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आपको y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स आता हुआ दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। मतलब ये क्या है, असिम्पटोट्स की इक्वेशन, किसके असिम्पटोट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के। अच्छा, ये रहा मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पहली बात तो आप इसको रेक्टेंगुलर की तरह ना देखें, आप सिर्फ इसको नॉर्मल हाइपरबोला की तरह देखें। तो प्लस वाला सिंबल किसके पास है, एक्स के पास, और माइनस वाला सिंबल किसके पास है, वाई के पास। तो प्लस वाला एक्स के पास है, तो हाइपरबोला कौन सी एक्सिस पर लेटा रहा होगा, एक्स एक्सिस पर। तो ये बन गया अपना हाइपरबोला। और इस हाइपरबोला के जो असिम्पटोट्स है, इस हाइपरबोला के जो असिम्पटोट है वो क्या है, y बराबर एक्स। ये तो बड़ी खूबसूरत लाइन होती है, y इज इक्वल टू एक्स, कौन सी लाइन होती है, एक ऐसी लाइन जो कि बीचों बीच पास करती है 45 डिग्री का एंगल बनाकर। और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये वाली लाइन होती है। समझ में आ रहा है आपको, अच्छा, ऐसा है क्या। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि असिम्पटोट नंबर 1 और असिम्पटोट नंबर 2 की इक्वेशन जो है, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, यस। दूसरी बात, ये दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या होगा, डेफिनेटली 90 डिग्री होगा।
अरे सोच के देखो ना, इसका स्लोप 1, इसका स्लोप -1, तो एंगल्स क्या होना चाहिए 90 डिग्री। या ऐसा देख लो, ये एंगल 45, ये एंगल 45 होगा, तो एंगल 90 डिग्री होगा। तो आज हमने एक और चीज समझी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में असिम्प्टोट्स परपेंडिकुलर होते हैं। ध्यान से सुनो, 4 बार रिपीट करूंगा, बहुत 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 जरूरी है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब जिसका ए और बी बराबर है, उसके असिम्प्टोट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। जरूरी नहीं हो कि दुनिया में हर हाइपरबोला के असिम्प्टोट्स परपेंडिकुलर हो, लेकिन अगर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो उसके असिम्प्टोट्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे असिम्प्टोट्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, असिम्प्टोट्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आर परपेंडिकुलर। ठीक है। और अगर आप इसको कन्वर्सली पढ़ना चाहते हो तो वो भी सही रहेगा, कन्वर्सली। कन्वर्सली क्या कहना चाहूंगा, अगर 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 असिम्प्टोट्स परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली हाइपरबोला रेक्टेंगुलर होगा। ठीक है। इफ असिम्प्टोट्स, ये चीज याद रखना है ना, इसी को अपन पिक करने वाले हैं कल। इफ असिम्प्टोट्स आर परपेंडिकुलर देन द हाइपरबोला विल बी रेक्टेंगुलर। द हाइपरबोला विल बी रेक्टेंगुलर। एक सिंपल सी चीज जिसमें आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा, इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, √2। √2 फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो 1 + b² / a², मतलब दोनों सेम है ना, तो 1 + 1 हो जाएगा। लिख लो इस चीज को बस, इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज √2। ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लेता है, जो एकदम स्टेट लेवल की एग्जाम्स होती है उनमें। तो इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज इक्वल टू √2। प्रूव करना है तो ऐसे कर देंगे, 1 + b² / a² का अंडर रूट। ठीक है, √2। मतलब दुनिया में हर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी √2 होगी, सेम होगी। ठीक है। बताओ क्या दिक्कत है। कन्वर्सली, कन्वर्सली। यार इतनी अच्छी हैंडराइटिंग में लिख रहा हूँ, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तुमको। ठीक है, ठीक है। कन्वर्सली, इफ asymptotes आर परपेंडिकुलर देन द हाइपरबोला विल बी रेक्टेंगुलर। ठीक है। पूछ लिया करो भाई मुझसे, वो इतना नीचे मेरे को भी लिखते नहीं बन रहा था। ठीक है। अदरवाइज आप हैंडराइटिंग मेरी बहुत अच्छी आती है, ऐसा नहीं, हल्के में मतलब मुझे। ऑल राइट। तो आज अपन ने जो जो चीज पढ़ी है उसको फटाफट समराइज करते। हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड हाइपरबोला 1 है, ये देखो भाई समरी, देखो स्टैंडर्ड हाइपरबोला 1 है अगर हमारे पास ऐसा, ठीक है, तो इसके कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स क्या हो जाएंगे, बस आगे आपको क्या लगा देना है, कांस्टेंट हटा के 0। तो कंबाइंड या फिर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स आ जाएगी। असिम्प्टोट्स के बीच का जो एंगल होता है वो कैसे निकाला जाता है बताइए, 2ab/a² - b²। ये फॉर्मूला आप 100% भूल जाओगे, 100%। तो ऑलवेज अप्लाई द बेसिक फॉर्मूला, m1 - m2/1 + m1 m2। ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला जो है वो कभी मत भूल जाना है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला भी होता है कि जो भी एंगल बिटवीन हो उसका हाफ का सेकेंड इसेंट्रिसिटी होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं फंसाएगा जरूर। ठीक है। क्योंकि इनको 8 शिफ्ट में पेपर बनाने होते हैं जेई वालों को, तो वो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो कहीं ना कहीं डालेंगे, उनको सारे कॉन्सेप्ट बनाने होते हैं, सेम सेम क्वेश्चन नहीं डाल सकते ना, वो रिपीटेशन हो जाता है। तो इसलिए आजकल चांसेस हो गया कि आपको कभी ना कभी ये चीज सताएगी। फिर हमने ये पढ़ा कि अगर आपको असिम्प्टोट पता है और हाइपरबोला की इक्वेशन में से कुछ भी एक पता है तो दूसरा लिखा जा सकता है कांस्टेंट को जोड़ के और हटा के। फिर एंगल भी पढ़ लिया अपन। फिर हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में पढ़ा कि इसेंट्रिसिटी √2 होती है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जो असिम्प्टोट्स होते हैं A1 और A2 दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है। और इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था, रेड इंक से जो 5 स्टार लगाया था,
असिम्प्टोट्स किस तरह से, हाँ, असिम्प्टोट्स के एंगल बाइसेक्टर क्या बन जाते हैं। हाँ, ये चीज आप पक्का भूल जाओगे, ये तो आप याद ही नहीं रख पाओगे। असिम्प्टोट के जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं ना, एंगल बाइसेक्टर 1, एंगल बाइसेक्टर 2, ये आपको डायरेक्टली कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स एक्सिस दे देते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स एक्सिस दे देते हैं। अगर मैं आपको कल को ये चीज बोल देता हूँ कि देखो, ध्यान से देखना है ना, बहुत ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी हाइपरबोला के असिम्प्टोट से, ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने आपको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी हाइपरबोला के क्या है, असिम्प्टोट से। तो आप इमेजिन कर सकते हो वैसा हाइपरबोला कैसा दिखता होगा। पहली बात तो वो जो हाइपरबोला मैंने आपके सामने बोल दिया है, उसका ट्रांसवर्स एक्सिस कहां पर लाई करता होगा, एंगल बाइसेक्टर पे। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एंगल बाइसेक्टर क्या एकदम बीचों बीच से गुजरने वाली लाइन हो जाएगी। इस लाइन की इक्वेशन आप बता सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स, हाँ या ना, समझ में आ रहा है। तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो सकती है। और दूसरा एंगल बाइसेक्टर क्या हो सकता है, ये वाला, इसी के जस्ट परपेंडिकुलर। आपको इतना तो पता होगा ना कि दोनों एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो यहां से गुजर रहा होगा, ये कॉन्जुगेट एक्सिस की तरह एक्ट करने लगेगा। तो कैन यू इमेजिन दी हाइपरबोला इस केस में, बहुत ऊटपटांग हाइपरबोला बनेगा, यही पढ़ना है अपने को। ठीक है, ये वाला हाइपरबोला कैसे बनेगा, ये वाली ट्रांसवर्स एक्सिस है और वो कॉन्जुगेट है, तो सोचो सोचो सोचो, इसको असिम्प्टोट बनाना है ना, तो इट मस्ट बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा ऐसा होना चाहिए कुछ कुछ। देखो, असिम्प्टोट है मतलब एक्स एक्सिस को इन्फिनिटी पे टच करे, वाई एक्सिस को इन्फिनिटी पे टच करे, और ट्रांसवर्स एक्सिस जो है उसका वाई बराबर एक्स हो जाएगा। और इसी का दूसरा वाला ब्रांच क्या हो जाएगा, इसी का सिमेट्रिक वाला ब्रांच ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं हाइपरबोला विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस एज असिम्प्टोट। क्या बोला मैंने, हाइपरबोला विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस एज असिम्प्टोट। अब देखना, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो, आप मुझे डायरेक्टली इस हाइपरबोला की इक्वेशन बता सकते हो बहुत आराम से। कैसे बताना होता है हाइपरबोला की इक्वेशन, पहले तो आप कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट बताओ और उसमें कांस्टेंट लगा दो। क्या आप असिम्प्टोट नंबर 1 एक्स एक्सिस की इक्वेशन बता सकते हो, क्या होगी, y बराबर 0, और y एक्सिस की इक्वेशन x बराबर 0। ये असिम्प्टोट 1, ये असिम्प्टोट 2, दोनों असिम्प्टोट की कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, तो LHS इंटू LHS बराबर RHS इंटू RHS क्या आ जाएगा, XY बराबर 0। ये क्या है, ये असिम्प्टोट की कंबाइंड इक्वेशन। अच्छा, असिम्प्टोट की कंबाइंड इक्वेशन में आप जीरो की जगह क्या लगा देंगे तो हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी, कांस्टेंट। तो जीरो की जगह हम एक कांस्टेंट लगा देंगे तो हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी। इसको कहते हैं हाइपरबोला एक्स वाई बराबर कांस्टेंट। इसके बारे में हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी कल। ठीक है, ये हाइपरबोला बोल रहा हूँ। आइसोथर्मल प्रोसेस में भी यूज होता है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। प्रेशर को एक्स एक्सिस पे, वॉल्यूम को वाई एक्सिस पे लेते अगर, और वो कांस्टेंट होता है, तो प्रोसेस इज आइसोथर्मल, और उसका ग्राफ ऐसा बनता था, अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, और इस बेसिस पे अपना रेफ्रिजरेशन का कॉन्सेप्ट निकल के आया इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो कल हमें एक्स वाई बराबर कॉन्स्टेंट पढ़ना है। ठीक है, एक्स वाई बराबर कॉन्स्टेंट हाइपरबोला हमें कल पढ़ना है। इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसका बेस यहीं से बनता है कि असिम्प्टोट दिया गया है, आपने असिम्प्टोट की कंबाइंड इक्वेशन लिखा, इसमें जीरो को हटा के कांस्टेंट कर दिया, मैं यहीं से कल पिक करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा आज, डीपीपी नंबर 1 एंड डीपीपी नंबर 2 ऑफ हाइपरबोला। अच्छा, कल तो संडे है ना, ठीक है, वो तो आपको रात के 12 बजे पता चल जाएगा, और मुझे भी। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट वन वे। ठीक है, डीपीपी नंबर 1 और डीपीपी नंबर 2 ऑफ हाइपरबोला, ये आपको करना है। डीपीपी नंबर 1 जल्दी हो जाएगी, और 2 आपको थोड़ा सा टाइम लगाएगा, बट आप इतना आप करके आएंगे कल। ठीक है, तो आपने सेंगेज के 30 तक अगर कर लिए, अभी तक हो जाने चाहिए, अगर कर लिया तो आप एलिप्स के लिए थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो, टेक अ ब्रेक, कम टू हाइपरबोला, देन विल गो बैक टू इलिप्स। ठीक है, अच्छा, तो आपका जो अब मेगा टेस्ट होगा उसका प्लान चेंज हुआ है। मेगा टेस्ट अब डायरेक्टली आपका एलिप्स का होगा। उसका रीजन ये है कि हम थोड़ा सा टच में है अभी। ठीक है, फिर मैं आपको हाइपरबोला का भी करवाऊंगा। चलिए मिलते हैं कल अपन, बाय बाय एवरीवन। कोई डाउट किसी को, हाँ वो मैं अभी अंदर जाके पूछूंगा। ठीक है, क्योंकि आपका कोई टेस्ट क्लैश नहीं करना चाहिए, मैं अभी बता दूंगा अगर वो सर बताते तो। चलिए बाय बाय।